हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द फाइनल लेक्चर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैनर में रिवाइज करने वाले। स्क्रिबल रिवीजन होगा तो मेरे साथ प्लीज एक्टिवली रिवीजन एंड रिकॉल करते रहना। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करता हूँ तो इसका कंसेप्ट क्या है कि आपके कंपनीज में जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर का पैसा हो या प्रेफरेंस शेयर का पैसा हो या डिबेंचर का पैसा हो, उसका आपको कितना खर्चा आ रहा है। तो कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द रिटर्न्स एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल, यानी कि जो प्रोवाइडर होते हैं ना, यानी कि जिनसे इक्विटी का पैसा आया तो उनको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपकी कंपनी में बेटा कैपिटल मेजरली दो सोर्सेस से हो सकते हैं। एक तो आपका है इंटरनल सोर्स एंड एक तो है आपका एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स में क्या है, तो इंटरनल सोर्स में सबसे पहले आपका आता है बेटा इक्विटी शेयर का पैसा, यानी कि आपने इक्विटी शेयर्स को इशू करा है। देन आप एक करते हो प्रेफरेंस शेयर को इशू, यानी कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हो। एंड देन फिर आपका एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि इक्विटी शेयर वालों का ही पैसा है लेकिन आपने डिविडेंड नहीं दिया, आपने वही पैसे को वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करा। एंड एक होता है आपका प्रोमोटर्स फंड। तो मेजरली आपका इंटरनल सोर्सेस में ये आता है। देन एक्सटर्नल सोर्सेस में आपके आते हैं डिबेंचर्स, ओके, देन आपके आता है बॉन्ड्स, देन आपके आते हैं लोन्स एंड आपके आते हैं कमर्शियल पेपर्स। तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखा था। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करता हूं, अभी मेरे साथ लिखते रहना आप, तो यहाँ पे अगर मैं सेक्शन 43 की बात करता हूं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि हम सीए इंटरमीडिएट में फोकस लिस्टेड कंपनी का मेजरली रखते हैं। तो अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के बात करता हूं ना, तो देर आर टू काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। एक होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखो, अब अगर मान लो अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर किए हो, ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डिक्लेयर। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हो ना, तो लॉ के तहत उसका पेमेंट कंपलसरी 30 डेज में हो जाना चाहिए। पर डिविडेंड डिक्लेयर करना ये आपके ऊपर है, ये कंपनी के ऊपर है, ये डिसीजन लेना ये कंपनी के ऊपर है। तो मान लो अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पहले आप देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जैसे नाम में ही है प्रेफरेंस, यानी कि आप इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। एंड मान लो लिक्विडिएट हो रहा है ना कंपनी, यानी कि कंपनी का धंधा बंद हो रहा है, तो सबसे पहला पैसा एक्सटर्नल वालों को जाने के बाद आप पहले प्रेफरेंस शेयर का पैसा देते हो। अब आइए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में थोड़ा और बातचीत कर ले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से शुरुआत करते हैं। तो इंटरनल सोर्सेस में मैंने आपको बताया, एक है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, एक है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एक है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स एंड एक है आपका प्रोमोटर फंड्स। तो प्रोमोटर फंड्स का कोई ऐसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होता है, क्योंकि ये तो जो कंपनी क्रिएट करता है उसका ही पैसे होता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। आइए अब एक एक सोर्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने को कॉस्ट निकालना है। तो अगर आपको कॉस्ट का व्हाट वी से, आप हमेशा कॉस्ट को डिफाइन करते हो इन परसेंटेज। अगर आपको मैथमेटिक्स में परसेंटेज चाहिए तो आपको करना है डिवाइड एंड इनटू 100। कोई भी चीज डिवाइड करना है, एक होता है आपका न्यूमरेटर, एक होता है आपका डिनोमिनेटर, इनटू 100 करेंगे, आपका आता है परसेंटेज में आंसर। आपको ये समझना है कॉस्ट में, अगर आपको किसी भी चीज का कॉस्ट इन परसेंटेज निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर में आता है आपका व्हाट वी से, न्यूमरेटर में आता है आपका एक्सपेंसेस, ओके। एंड ये हमेशा आपका छोटा ही होता है, यानी कि योर न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर इन नंबर एंड डिनोमिनेटर में आपका आता है बेनिफिट। तो अगर आप लॉजिकली भी देखें तो छोटी वाली चीज यानी कि खर्चा ऊपर एंड उसके वजह से जो भी बेनिफिट आए आप उसको डिनोमिनेटर में लिखते हो एंड इनटू 100 करते हो। अब आइए एक एक चीज को पढ़ लेते हैं। पहले हम इक्विटी शेयर से शुरुआत करते, ओके, इक्विटी शेयर से शुरुआत करते। तो मैंने आपको अलग अलग अप्रोचेस पढ़ाए थे। एक था आपका डिविडेंड डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ठीक है, यानी कि आप इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देते हो, आप देते हो डिविडेंड प्राइस, ओके। एक दिन एक होता है आपका अर्निंग प्राइस, ठीक है, अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट याद होगी, ओके, तो ये अगर आपको यहाँ पे, चलिए मैं आपको इनकम स्टेटमेंट भी बना देता हूँ। तो आपका सबसे पहले एक कंपनी का होता है सेल्स, ओके, देन सेल्स में से हट जाता है वेरिएबल कॉस्ट, आपका आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से आप हटा देते हो फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल, आपको आ जाता है ईबीआईटी।
दैट इज योर ऑपरेशनल प्रॉफिट। फिर आप इसमें हटा देते हो इंटरेस्ट, आपको मिलता है ईबीटी। अब यहाँ पे इसमें से आप टैक्स हटा देते हो, आपको मिलता है ईएटी। तो यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे मेरा टैक्स है। इसके ऊपर वाली चीजें ये होती मेरी प्री टैक्स एंड इसके नीचे वाली चीजें मेरी होती है पोस्ट टैक्स। ओके, यहाँ पे आप इसमें से फिर माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एंड देन आप फिर इसको करते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम 25,000 रुपए आ रहा है एंड नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास से 1000 है, तो आपके एक शेयर होल्डर ने कितना अर्न करा, दैट इज अर्निंग प्राइस पर शेयर, दैट इज 25 रुपीज। तो यहाँ पे एक होता है आपका अर्निंग प्राइस अप्रोच। देन उसके बाद एक अप्रोच है आपका इसमें रिया अप्रोच, ओके, रियलाइज्ड इनकम यील्ड अप्रोच। एंड एक है आपका CAPM, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो अभी आपको कुछ फैक्टर्स ये कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे गेस करना है कि आपको किस हिसाब से सॉल्व करना है। मान लो अगर आपको डिविडेंड दे रखता है, ओके, तो मैं नोट्स भी मेरे यूज करता हूँ साइमल्टेनियसली। यहाँ पे मेरे पास फैक्टर्स है, पेज नंबर में आपको बता देता हूँ, आगे है ये कंसेप्ट, थोड़ा सा आगे ही है। आप इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, वैसे ही अपडेटेड नोट्स है, मैंने अभी रिसेंटली ही बनाया है इसको। तो यहाँ पे देर आर फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज कि आपको कैसे पहचानना है। मान लो अगर आपको एग्जामिनेशन में डिविडेंड दे रखा है एंड बोल रहे कि दैट डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट, तो आपको डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूज करना है। पर अगर बोल रहे कि डिविडेंड दे रखा है एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि 10 रुपए एंड 10% अधिक से बढ़ता रहेगा, तो आपको डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ लेना है। यहाँ पे अगर सिर्फ डिविडेंड दिया है एंड कांस्टेंट डिविडेंड दिया है जैसे ₹10 फॉर ईच ईयर, तो आपको डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूज करना है। सिमिलर तरीके से अगर आपको ईपीएस दे रखा है या एक्सपेक्टेड ईपीएस दे रखा है और वो एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट है, तो आपको यूज करना है ईपीएस अप्रोच। पर अगर आपको ऐसे दे रखा है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कांस्टेंट रेट, तो आपको यूज करना है ईपीएस विद ग्रोथ। अब यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आप कभी कभी फोरकास्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इस केस में यूज करना पड़ता है रियलाइज इनकम यील्ड अप्रोच, जो आपके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे डिपेंडेंट होता है। एंड एक होता है आपका रिस्क एंड रिटर्न वाला, जो आपका CAPM होता है। तो अगर यहाँ पे मैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच की बात करूं, ओके, तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच एंड अर्निंग प्राइस अप्रोच काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों एक्सपेक्टेशंस पे बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर पे। तो इसमें होता है एक विद ग्रोथ, ओके, एंड एक होता है आपका विदाउट ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, तो मैं एक साथ दोनों फॉर्मूला टच करने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे मुझे ऊपर चाहिए एक्सपेंसेस, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे बेटा, हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे डिविडेंड। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल, ये होता है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्यों होता है, क्योंकि जो डिविडेंड मैं इस साल डिक्लेयर करता हूं ना, वो मैं अगले साल पे करता हूं। तो इसलिए मुझे इस साल का डिविडेंड चाहिए, तो मतलब मुझे एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए होगा। अपॉन मैं करूंगा P0, दैट इज नथिंग बट माय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मतलब आज की मार्केट प्राइस क्या है, तो ये हो गया मेरा करंट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे मैंने D1 लेना था, ओके, अपॉन P0 किया एंड प्लस मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे ग्रोथ। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ का D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। एंड अगर विदाउट ग्रोथ है तो D1 अपॉन P0, यहाँ पे प्लस जी ऐड करना मुझे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का उसने कुछ एस्पेक्ट्स बात नहीं करा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि आपको D1 अगर एग्जामिनेशन में नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आप D0 लेके जो आपको दिया रहेगा प्लस इसमें ग्रोथ ऐड करेंगे। देन सेकेंडरी चीज, मान लो आपको P0 दे रखा है, दैट इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब यहाँ पे सिमिलर तरीके से अगर अर्निंग प्राइस अप्रोच की बात करूं, तो आपका खर्चा क्या है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईपीएस तो देना पड़ता है। तो ईपीएस 1 हो गया या ईपीएस हो गया आपका अर्निंग प्राइस अप्रोच का एक्सपेंसेस अपॉन आज की मार्केट प्राइस क्या है। दोनों ही केसेस में आपका डिनोमिनेटर कांस्टेंट रह जा रहा है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर से बेनिफिट क्या है कि आज का मार्केट प्राइस कितना है। सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन अप्रोच, अगर आप डिविडेंड अप्रोच यूज कर रहे हो तो ऊपर डिविडेंड आएगा, और अगर आप अर्निंग प्राइस अप्रोच यूज कर रहे हो तो ऊपर अर्निंग प्राइस आएगा। एंड यहाँ पे प्लस जी करना है क्योंकि ये प्लस ग्रोथ है।
और मान लो अगर नो ग्रोथ है तो ईपीएस अपॉन पी जीरो आएगा। तो मैंने चार फॉर्मूला आपको रिवाइज किया है डिविडेंड का। एक है आपका डिविडेंड विद ग्रोथ, डिविडेंड विदाउट ग्रोथ, ईपीएस विद ग्रोथ एंड ईपीएस विदाउट ग्रोथ। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस को हम तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज ईच लास्ट ईयर। ओके, तो डी जो दे रखा है वो 1 रुपीज है एंड इज एक्सपेक्टेड टू टे कांस्टेंट, मतलब डी वन भी 1 रुपया है। ओके, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर इज 55, तो डी वन अपॉन पी जीरो, तो यहाँ पे 1 अपॉन 55 ये आ जाएगा मेरा 1.8%। अब यहाँ पे ईपीएस का अप्रोच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कंपनी ने अर्निंग प्राइस पर शेयर 10 रुपए दे रखा है लास्ट ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे कांस्टेंट, तो आपको लगाना पड़ेगा ईपीएस अपॉन पी जीरो, तो आपका है 10 रुपया अपॉन 55 रुपीज, आपका आंसर आ जाना चाहिए 18.18%। अब आइए विद ग्रोथ पे भी क्वेश्चंस देख लेते। एक कंपनी है बेटा जो डिविडेंड दे रही है 1 रुपया एक शेयर पे लास्ट ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 10%, यानी कि आपने डी जीरो दिया था 1 रुपीज, डी वन आएगा आपका 1 रुपीज प्लस 10%, यानी कि 11 रुपए। ओके सॉरी 1.1 रुपीज, तो आपका डी वन हो गया 1.1 रुपीज अपॉन पी जीरो। आज का मार्केट प्राइस क्या है, पर यहाँ पे वर्ड आ रहा है मेरा ग्रोथ, तो मतलब मुझे ग्रोथ अप्रोच चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1.1 अपॉन मार्केट प्राइस इज 55 इंटू प्लस 10% करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि 1.1 अपॉन 55 प्लस इसको भी आपको नंबर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। देन आपको कैलकुलेटर पे 1.1 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 0.10 इंटू 100 करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा 12%। इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है कि आप गलती से क्या करो 1.1 अपॉन 55 प्लस 10 एंड परसेंटेज वाला भी अगर आप बटन दबा देंगे तो मैथमेटिक्स आपका रॉन्ग हो जाता है। देन इसके साथ अगर मैं बात करता हूं मेरे नेक्स्ट एस्पेक्ट्स की, अभी ये जो ग्रोथ है ना ग्रोथ, ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन में देखा कि 10% एट ए कांस्टेंट रेट, कभी कभी ये आपको गिवन होगा तो एज इट इज उठा लेना है एंड कभी कभी ये गिवन नहीं होगा। तो अगर गिवन नहीं होगा तो आपके पास तीन मेथड से, एक तो आपके पास होती है एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड क्या करता है पता है क्या, कि आपका डी जीरो इज नथिंग बट डी एन 1+i⁻n, यानी कि ये सेम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। तो फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट माई प्रेजेंट वैल्यू 1+i⁻n। तो यहाँ पे आपका डी जीरो मतलब करंट डिविडेंड कितना है, से फॉर एग्जांपल 10 रुपए, एंड डिविडेंड इन n ईयर्स एगो मतलब कितना देते आ रही थी, से फॉर एग्जांपल 12 रुपए देते आ रही थी। एंड 1+i, आई आपको ढूंढना रहता है क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, मतलब आई मतलब परसेंटेज। एंड मान लो आपने 5 साल का डेटा देखा है, तो आपको कैसे लिखना पड़ता है 10/12 इक्वल टू 1+i⁻n। अब यहाँ पे ये वाला जो रेस टू एन है ना, लेफ्ट साइड में आके स्क्वायर रूट बन जाता है। तो रूट ऑफ 10/12 इक्वल टू 1+i। अब यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 12 करना कैलकुलेटर पे, देन जो भी आंसर आएगा आपको करना पड़ता है यहाँ पे से फॉर एग्जांपल फिफ्थ रूट ऑफ इसका आंसर ढूंढना पड़ता है। अब ये कैसे आप ढूंढेंगे, आइए मैं आपको इस चीज को भी सिखा देता हूँ। ओके, मैं 1 मिनट मेरा कैलकुलेटर ले लूँ, यहाँ पे बाजू में ही होगा। हाँ, ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया था रे मेरा, इसका आंसर मेरा आया था, हाँ, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा फिफ्थ रूट ऑफ, ओके, 10/12, 10/12 है मेरा 0.833, ठीक है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको एक कैलकुलेटर ट्रिक यूज करना पड़ेगा टू सॉल्व एनी nth रूट। यू हैव वो कैलकुलेटर ट्रिक जो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में कराई थी। तो ये देखो, आपको सबसे पहले जो आपका आंसर आया ना, जैसे उस केस में 0.833, वो एज इट इज कैलकुलेटर पे लेना है। देन आपको रूट का बटन 12 टाइम्स प्रेस करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें से आपको -1 बाय डिफॉल्ट करना है, यानी कि -1 प्रेस किया इक्वल टू करेंगे। देन डिवाइडेड बाय आपको n करना पड़ेगा, इस केस में हो गया 5 साल। देन आपको करना पड़ेगा +1, ये भी है आपका डिफॉल्ट। एंड देन आपको इनटू इक्वल टू का बटन 12 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। एंड 12 टाइम्स प्रेस करने के बाद जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 0.15896, ओके, जो भी आपका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 के, इसमें 1 हमेशा आपका एलएचएस में रहेगा। तो आपको करना है इसमें से -1 इंटू 100 आपका आएगा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ।
तो आपने क्या समझा कि अगर आपको कोई भी nth रूट ऑफ ये सॉल्व करना है ना, तो आपको ये वाला कैलकुलेटर ट्रिक यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ग्रोथ को निकालना सीख लिया। तीन मेथड है आपकी ग्रोथ को कैलकुलेट करने का। एक है आपका एवरेज मेथड, देन एक है आपका सेकेंडरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मेथड, ये है एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ, दैट इज टेबल मेथड। यानी कि आप इसमें क्या करते हो, जैसे अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। करंट डिविडेंड D0 जो है ना वो 16.10 है, एंड डिविडेंड 5 years एगो मतलब DN है मेरा 10 रुपए। तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा DN, ओके, D0 अपॉन DN, तो इसका आंसर आएगा 16.10 अपॉन 10, तो इसका आंसर आएगा 1.6। अब यहाँ पे N क्या है मेरा, N है मेरा 5 साल। तो अब मुझे टेबल दिया रहेगा, तो मुझे ईयर के इसमें देखना है कि 5th ईयर का ये वाला लाइन में मुझे देखना है कि मेरा ये वाला चीज कहाँ पे आ रहा है, यानी कि 1.61 आंसर आ रहा है मेरे 10% के हिसाब से। तो मुझे अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया था, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो, कंपनी ने डिविडेंड दिया है 8 रुपए का 7 साल पहले, तो ये आपका DN हो गया। देन आपका करंट डिविडेंड D0 क्या है, 15.60, तो आपको D0 अपॉन DN करना है, इसका आंसर आएगा आपका 1.95। अब 1.95 पर मुझे ईयर है 7, तो यहाँ पे 7वें साल में 1.95 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एंड इसके एग्जैक्ट कॉलम में कौन सा परसेंटेज है, 10%। तो मेरा ग्रोथ कितना हो गया, 10%। तो आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा 10%। यहाँ पे मैंने ट्रिक भी दे रखा है कि ऑलवेज टेक द वैल्यू फ्रॉम द सेम रो ईयर, मतलब जो ईयर है वो रो आपको सिलेक्ट करना है, एंड जहां पे भी आपका रिजल्ट आ रहा है जैसे 1.95, तो उसका कॉलम में कौन सा परसेंटेज है। बहुत ज्यादा इजी है, मैंने आज तक तो कभी इस पे क्वेश्चन नहीं देखा। देन ग्रोथ का एक और मेरे पास थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड क्या बोलता है कि आपको एक फॉर्मूला है, तो मैंने आपको याद करना सिखाया था कि ग्रोथ इज नथिंग बट बी ईयर। तो मतलब ग्रोथ का फॉर्मूला है बी इंटू आर। अब बी मतलब क्या होता है एंड आर मतलब क्या होता है, तो आर मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन फंड्स इन्वेस्टेड, ये आपको हमेशा गिवन होगा इस चैप्टर में। पर बी मतलब होता है आपका रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर 40 रुपया ईपीएस है एंड आपने इसमें 20 रुपया डिविडेंड दे रखा है, तो आपने 50% क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, पर आपने 20 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपने रिटेन किया आपके बिजनेस में, मतलब जो आपने डिविडेंड नहीं दिया है उसका परसेंटेज है 50। एक काम करता हूं मैं, अलग कुछ लेता हूं प्रोपोर्शन। तो ये देखो, आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ईपीएस है इनका 10 रुपए, डिविडेंड दे रहे हैं 4 रुपए, तो ये 10 के दो हिस्से, एक 4 है एंड एक 6, तो 6 रुपया मतलब 60% इन्होंने रिटेन करा है, तो मेरा बी हो गया 60%, एंड इनटू मुझे करना पड़ेगा आर जो मुझे दे रखा है, आर मुझे दे रखा है 15%, तो 60 इंटू 15% वाला बटन दबाओगा तो ये आएगा मेरा 9% आंसर। तो आपने ग्रोथ का तीन फॉर्मूला देखा, एक देखा आपने स्क्वायर रूट वाला, कैलकुलेटर ट्रिक से सॉल्व करना है, इसको हम बोलेंगे एवरेज। देन एक टेबल मेथड है एंड एक है आपका ग्रोथ बियर पिता है, मतलब क्या, गॉर्डन्स फॉर्मूला, यानी कि बी इंटू आर। बी इज नथिंग बट योर रिटेंशन रेशियो एंड आर इज नथिंग बट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते। तो हम इक्विटी का देख रहे थे, तो हमने इक्विटी में एक, मेरे साथ चार्ट भी बना लेना, तो इक्विटी में हमने दो चीजें देख ली। एक तो मैंने अर्निंग प्राइस पर शेयर अप्रोच देख लिया, ओके, लैपटॉप का चार्जर, यानी कि एक मैंने अर्निंग प्राइस अप्रोच देख लिया, ओके, एंड एक मैंने देखा है इसमें डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ओके, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। एंड इसमें ही बेटा मैंने आपको दो फॉर्मूलाज पढ़ा है टोटल, ग्रोथ नो ग्रोथ, एंड इसमें भी आपको दो फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रोथ नो ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको लास्ट में कुछ ब्लैंक पेजेस मिलेंगे, इंटेंशनली ब्लैंक है, हम सारे फॉर्मूला को एक प्लेस पे लिखेंगे। तो पहले अपन ने शुरुआत कहाँ से की, अपन ने किया अर्निंग प्राइस अप्रोच, ओके। तो अर्निंग प्राइस अप्रोच मेरे साथ भी लिखना है आपका, ये पूरा मतलब ना लास्ट डे पे फॉर्मूलाज आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएंगे। तो आपका इसमें होता है ग्रोथ, ओके, एंड एक होता है आपका नो ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश करके डिविडेंड भी लिखना, क्योंकि डिविडेंड भी सेम ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको स्मार्टली तरीके से दिखा दूं, तो मेरा ईपीएस, ओके, और D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा पूछ रहा है, एंड यहाँ पे ईपीएस और D1 अपॉन P0। तो आपके टोटल चार फॉर्मूला मैंने कवर करा दिए।
अब आइए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, एक होता है आपका रियलाइज्ड इनकम यील्ड अप्रोच, जिसको मैं रिया बोलता हूँ, एंड रिया हमेशा पास्ट में रहती है, मतलब वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को एनालाइज करती है। अब इस पे आपका थोड़ा सा कमांड एंड प्रैक्टिस चाहिए, तो आइए हम रिया की तरफ बढ़ते। आइए हम रिया की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये चीजें समाप्त कर लिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो मिस्टर मेहरा है, ओके, तो मेहरा जी ने क्या किया है, मेहरा जी ने परचेस किया है एक शेयर अल्फा लिमिटेड का 1000 रुपए में, और आपको डिविडेंड मिल रहा है 5 सालों के लिए 10%। तो कितना आपको 100 रुपए डिविडेंड मिल रहा है। एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें साल पे आप क्या कर रहे हो, आपने 1128 रुपए में शेयर को बेच दिया। अभी आपको रियलाइज्ड इनकम यील्ड अप्रोच से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पहले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ता है ट्रायल एंड एरर मेथड से। मतलब क्या, ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे आपका एनपीवी है 0, मतलब देखो 1000 है, देन 1000 आज के डेट पे जा रहा है, आपको माइनस करना पड़ेगा ये जो आपका 100 है ना, तो 100 आने वाले 5 सालों में जाने वाला है आपके तरफ से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको आज को प्रेजेंट पे लाना पड़ेगा, तो 100 इंटू 500 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर से। एंड 1128 को भी आपको लेके आना पड़ेगा व्हाट वी से प्रेजेंट वैल्यू पे। देन आपको मिल जाएगा एनपीवी। एक एनपीवी आपका पॉजिटिव आएगा, एक एनपीवी आपका नेगेटिव आएगा, एंड देन उसके बाद आपको व्हाट वी से आईआरआर के फॉर्मूला से, आईआरआर फॉर्मूला जो हम बाद में रिवाइज करेंगे, उससे आपको निकालना पड़ेगा एक व्हाट वी से एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर जहां पे आपका एनपीवी है 0। तो इस केस में आंसर डायरेक्ट मैं ले चुका हूं, दैट इज 12% आपका वो आईआरआर से आंसर आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, देखो ईयर 1 में मेरा डिविडेंड है 100 रुपए, सेकेंड ईयर में 100 रुपए, थर्ड ईयर में 100 रुपए, फोर्थ ईयर में 100 रुपए, 5th ईयर में 100 रुपए। इसका अगर मैं एक क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर भी करूँ ना, कैसे करना है आपको, कैलकुलेटर पे मैंने आपको ट्रिक दे रखी है। आपको जो भी रेट है आपका, जैसे यहाँ पे 12% है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 m प्लस 5 बार, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 3.6047। इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं। इंटू 500 करेंगे आपका आंसर आता है, इंटू 100 करेंगे, सॉरी इंटू 100 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 360 रुपीज। सिमिलर तरीके से यहाँ पे 1128 आउटफ्लो हो रहा है आपका सेल प्रोसीड्स, ओके, इसका 5th ईयर का फैक्टर, इसका प्रेजेंट वैल्यू आया इतना, एंड 1000.76 इज नथिंग बट योर व्हाट वी से इज नथिंग बट योर ऐसा आपका एनपीवी जहाँ पे आपका ये 0 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर जहाँ पे एनपीवी आपका 0 है, तो इसमें आंसर हो गया आपका 12%। तो आपको बेसिकली रिया क्या बोलती है कि ऐसा एनपीवी निकालो, ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो जहाँ पे एनपीवी आपका 0 हो, तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर ही आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है ये डेटा से रिया को यूज करके। तो आपके ये ईयर दे रखे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल एंड 5वां साल। डिविडेंड आप 1 रुपया देते आ रहे हो, 1 रुपया, 1.20, 1.25 एंड 1.15, एंड प्राइस पर शेयर तब थी 9.75, 11.50, 11 एंड 10.60। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, आपने ज्योमेट्रिक मीन किया है। तो ज्योमेट्रिक मीन में मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया था कि आपको ऐसे लेफ्ट एक्यूट एंगल करना पड़ता है। मतलब देखो ये वाला 1 रुपीज प्लस 9.75 रुपीज डिवाइडेड बाय मुझे करना है 9, मतलब मैंने क्या किया, D1 किया, ठीक है, अपॉन P0 किया। तो मेरा D1 क्या हो गया, मेरा D1 हो गया ये। सिमिलरली D1 मेरा क्या हो गया, देखो D1 करना है मैंने, तो ये हो गया मेरा D1, प्लस मैंने किया P0 अपॉन P0। तो यहाँ पे D1 अपॉन P0 तो आपका आएगा इसका 1.194। देन वन देखो सिमिलर तरीके से ये और ये इसमें ऐड करेंगे 11, इसको डिवाइड करेंगे 11.50 से, इसमें ऐड करेंगे 10.60 एंड डिवाइड करेंगे बेटा 11 से। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कुछ इस हिसाब से सारे फिगर्स। देन आपको लेना पड़ता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या, मैं इन सबका मल्टीप्लीकेशन करूंगा जो भी पहले मेरे आंसर आए। तो 1.194 इंटू 1.2821, कैलकुलेटर यूज करना, 1.0609 इंटू 1.07
1.0772। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ रहा है कुछ तो 171749 318 समथिंग अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 4 साल का इस इधर ज्योमेट्रिक मीन लिया ना, तो आपको रेस टू 4 करना पड़ेगा -1। देन आपको सिंपल तरीके से रूट में ये वाला आंसर लेना पड़ेगा 1749318 एंड यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा। अगेन यू विल यूज दैट कैलकुलेटर ट्रिक। कैसे क्या, यहाँ पे आप आंसर ये वाला लिखोगे, पहले ये डिजिट आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पे रहेगा, देन रूट बटन 12 टाइम्स, देन आपको करना पड़ेगा -1 डिवाइडेड बाय n दैट इज 4 +1 एंड इनटू इक्वल टू बटन 25 बार आप सॉरी 12 बार आप प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो आपका आंसर आएगा ऐसे कुछ आएगा 1.1500, देन आपको करना है -1, आपका आएगा 0.1500 इंटू 100 करेंगे, आपका आएगा 15%। तो इसी के साथ हमने रिया को पढ़ लिया है। अब रिया भी खत्म हो गई है मेरी, एंड रिया के बाद जो मैंने देखा था, तो यहाँ पे जो मेरी फॉर्मूला नोट से जो मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे पीछे बना ही रहा हूँ, इसको भी कंप्लीट कर लेते। तो यहाँ पे रिया है, एक है मेरे पास रिया। तो यहाँ पे रिया क्या बोल रही कि आपको यूज करना पड़ता है एक ऐसा एनपीवी जहाँ पे आपका व्हाट वी से डिस्काउंटिंग फैक्टर, ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर जहाँ पे आपका एनपीवी आ रहा है 0। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा। एंड इसमें एक है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन में आपको ऐसे लेफ्ट वाला एक्यूट एंगल यूज करना पड़ता है, एंड देन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कैलकुलेटर ट्रिक यूज करनी पड़ती है। आप ये पढ़ेंगे ना, आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। देन हमने ग्रोथ के भी कुछ फॉर्मूला देखा था, तो एक है आपका एवरेज। एवरेज से कैसे निकाला था रे मैंने, रूट d0 अपॉन dn, यहाँ पे रेस टू n, एंड देन आपको करना पड़ेगा कैलकुलेटर की ट्रिक। सिमिलर तरीके से दूसरा था आपका टेबल मेथड। तो टेबल मेथड में ध्यान में ये रखना है कि आपको d0 डिवाइडेड बाय dn करना है, देन आपको रो एंड कॉलम सिलेक्ट करना है। देन थर्ड आपका क्या था, आपका ग्रोथ के लिए एक गॉर्डन का फॉर्मूला था, तो ग्रोथ इज नथिंग बट माय बी ईयर। ओके, तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं। देन एक है आपका CAPM। CAPM बहुत प्रैक्टिकल है। वो क्या बोलता है कि जितना रिस्क है ना, उतना ही आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग है। तो आइए इसके फॉर्मूला पे पहले हम जाते हैं। CAPM के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर कवर कराना है, एंड मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में लिया है बाकी के लेक्चर्स में। तो हम अगर CAPM की बात करते हैं, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप की रिस्क होती है। एक है आपकी अनसिस्टेमेटिक रिस्क एंड एक होती है आपकी सिस्टेमेटिक रिस्क। सिस्टेमेटिक रिस्क मतलब क्या कि कंपनी तो अच्छी है पर कंपनी का एनवायरनमेंट काफी अनस्टेबल है, जिसके वजह से काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर अराइज हो जाते हैं। पर अनसिस्टेमेटिक रिस्क मतलब क्या कि आपके कंपनी के इंटरनल में ही कुछ तो इश्यूज है, जिसके वजह से आपका बिजनेस इतना कैपेबल नहीं है। तो आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन CAPM पे देख लेते। इसका फॉर्मूला मैंने कहाँ पे तो भी दिया रहेगा। ओके, CAPM का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डालना भूल गया हूं मैं। ओके, तो आइए CAPM के फॉर्मूला को पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं CAPM फॉर्मूला की बात करता हूँ, तो इसका होता है एक रिस्क फ्री प्लस आपको लेना पड़ता है बीटा, एंड आपको करना पड़ता है RM माइनस RF। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, रिस्क फ्री मतलब क्या, ये FD का रेट होता है कि मान लो 10% मुझे रिस्क फ्री रिटर्न तो मिलने ही वाला है, प्लस बीटा कोइफिशिएंट मतलब क्या कि कितना रिस्क का फैक्टर इन मल्टीपल आप ले सकते हो। देन RM मतलब क्या कि मार्केट सिक्योरिटीज में लगाएगी तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, फॉर एग्जांपल 30%, एंड रिस्क फ्री में तो मुझे 10% मिल ही रहा है, तो अधिक रिटर्न आपका कितना हो गया। तो आइए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ H लिमिटेड, जिसका RF का रेट है 10%। तो अगर आप FD में इन्वेस्ट करेंगे आपको 10% तो मिलने ही वाला है। फर्म का बीटा है 1.75, तो 1.75 टाइम्स रिस्क रहती है जनरली, एंड द रिटर्न ऑन मार्केट फोलियो इक्वल टू, यानी कि रिस्क ऑन मार्केट फोलियो इज 15%। तो यहाँ पे मुझे रिस्क फ्री करना है, प्लस मुझे करना पड़ेगा बीटा इंटू यहाँ पे इसका गैप आ गया 5%। तो इसी हिसाब से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 18.75%। आइए हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। देन एक होता है आपका रिटेंड अर्निंग्स। आइए हम रिटेंड अर्निंग्स की बात करते हैं। अब रिटेंड अर्निंग्स मतलब क्या कि यहाँ पे देखो ये EPS है, ठीक है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है मान लो 100 रुपए।
अब यहाँ पे आप इस पे लगाते हो डीपीआर से फॉर एग्जांपल 20%, यानी कि 20 रुपए आप डिक्लेयर करेंगे, पे करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर 80, यानी कि 80% आपने क्या किया, आपने रिटेन किया, तो आप निकालते हैं इसकी रिटेन अर्निंग्स, है ना। तो आइए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे देख लेते। क्वेश्चन नंबर 16, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इज 10 रुपीज, यानी कि आज एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, करंट मार्केट प्राइस है उसका 200 रुपए। कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है और वो प्लान कर रही है टू फाइनेंस इट पार्शियली बाय न्यू इशू एंड पार्शियली बाय रिटेन अर्निंग्स। तो नया पैसा जो आएगा ना, वो दो हिस्सों से आएगा, एक तो रिटेन अर्निंग से आएगा एंड एक न्यू इशू से आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि पहले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन निकालना है, तो दोनों का कॉस्ट निकालना है आपको। अगर आपका इश्यू प्राइस है 190 पर शेयर एंड फ्लोटेशन कॉस्ट होगा आपका 5 रुपए, तो यहाँ पे न्यू इश्यू का डेटा दे रखा है, यानी कि न्यू शेयर इश्यू करेंगे तो एक शेयर के पीछे आपको 190 रुपए मिलने वाले, पर 190 रुपए नहीं मिलने वाले, 5 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, मतलब आपको 185 रुपीज ही मिलने वाला है। डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 10, और ऊपर आप खर्चा कितना दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो, और ग्रोथ है आपका 5%, तो आपको लेना पड़ेगा ग्रोथ वाला मेथड। तो आइए हम पहले सबसे पहले न्यू इशू की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 10/200 प्लस 0.5, ये आ गया आपका 10.41%। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की क्या मैंने। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग सिर्फ, अच्छा यहाँ पे ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे डेटा गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पे आएगा आपका 185, तो 10/185 करें, 10 डिवाइडेड बाय 185 प्लस 0.05 इंटू 100, तो 10.41%। अच्छा, सिर्फ लिखते वक्त मेरे से गलती हो गई, ठीक है। एंड देन के आर निकालना पड़ेगा, तो के आर कैसे आएगा, अरे के आर इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओनली। पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे दो डेटा दे रखा है, यहाँ पे देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल D1/P0 प्लस जी, तो 10 रुपए का डिविडेंड पर 200 रुपए, यहाँ पे दो शेयर प्राइस है, तो इसका है 200 रुपए एंड प्लस 0.05, इससे आंसर आएगा आपका 10%। तो आपको के आर होगा 10% एंड आपका के ही होगा व्हाट वी से 10.41%। पर इसमें भी एक छोटा सा कैच है, क्या कैच है कि देखो क्या होता है ना, कंपनी बोलती है कि देखो तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ इक्विटी। पर होता क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कभी कभी आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हो, के आर को आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हो कि के आर इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 - टैक्स। मतलब क्या, मान लो ये आपका 10% है, पर शेयर होल्डर बोलेंगे, पर कंपनी बोलेगी कि आपको तो देखो ये क्या है, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, पर कंपनी बोलेगी कि शेयर होल्डर्स तू तो इस पे पर्सनल टैक्स भी पे करेगा 30% का, तो तेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन 60% ही होना चाहिए, 7% ही होना चाहिए। तो इसमें आता है टैक्स, नो टैक्स। तो अगर बोल रहा है कि पर्सनल टैक्स भी आपको दे रखा है ना, तो आपको सिर्फ 1 - टी करना पड़ेगा, जो भी आपका के का आंसर आएगा ना वही आपका के आर रहेगा। पर अगर आपको बोला है कि आपको पर्सनल टैक्स भी लग रहा है, तो आपका के आर इज नथिंग बट के ई 1 - टी, सिमिलर तरीके से। आइए नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं। तो अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अपन ने इक्विटी शेयर्स के सारे फॉर्मूला देख लिए। इक्विटी शेयर में आपके पास अर्निंग प्राइस अप्रोच है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, एक है आपके पास रिया, एक है आपके पास CAPM एंड एक है आपके पास KR। तो आइए मेरी फॉर्मूला बुक पहले कंप्लीट कर लेता हूं मैंने इंटेंशनली वो ब्लैंक ही छोड़ा था आपके लिए। तो चौथा क्या देखा मैंने, फोर्थ मैंने देखा KR। तो KR इज नथिंग बट माई के, बट इफ टैक्स इज देयर एंड पर्सनल टैक्स, पर अगर पर्सनल टैक्स है तो के आर इज नथिंग बट के ई इंटू 1 - टी। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर है। ये नेक्स्ट बढ़ते कहानी में थोड़ा सा, हम डिविडेंड प्राइस अप्रोच सब कुछ कर चुके हैं, यानी कि इक्विटी का अपना कंप्लीट हो चुका है। आइए कुछ क्वेश्चन से वो फटाफट कर लेंगे। एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। D0 दे रखा है आपको 4.19, P0 दे रखा है आपको 50, तो आपको D1 जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 4.19 प्लस 5%, आपका आंसर आना चाहिए 4.3995।
एंड देन अपॉन 50 अपॉन P0 प्लस G यानी कि डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ, इसका आंसर आ रहा है 13.86%। एक कंपनी जो आपको डिटेल्स देती है, आरएफ का रिटर्न है 7%, बीटा 1.20 है, आरएम माइनस आरएफ डायरेक्टली दे रखा है 6%, तो इसका आंसर आएगा, फॉर्मूला में डालूंगा मैं आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, तो ये अगर मैं वैल्यूज डालता हूँ तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 14.20%। कितना टाइम हुआ है अब तक मुझे? ओके, तो 34 मिनट्स में हम इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्मूलाज को समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो एंड गोल क्या है आपका इस चैप्टर में, कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना आप कलेक्टिवली प्रेजेंट करते हो, मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अलग अलग सोर्सेस से पैसा रहेगा। एक तो आपके पास इक्विटी का पैसा रहेगा, मान लो 100 रुपए, आपके पास डिवेंचर का पैसा रहेगा मान लो 200 रुपए, ठीक है, प्रेफरेंस का पैसा रहेगा मान लो 300 रुपए, एंड मान लो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग से 400 रुपए का। अब यहाँ पे आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, तो ये हो गया आपका वैल्यू। अब एक निकालते हो वेट। वेट मतलब क्या, देखो आपके पास टोटल पैसा कितना है ओवरऑल फर्म में, टोटल है इसका एडिशन आ रहा है 900 हजार 1000 रुपीज। अब इक्विटी का पैसा ये 1000 रुपए में कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया, एंड ये 0.4 हो गया। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने परसेंटेज निकाला एंड खाली इसको नंबर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। अब यहाँ पे लेते हो आप रेट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल सोर्स, जो आप फॉर्मूला सीख रहे हो ना, केई का, केडी का, केपी का, ये इसका आंसर आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। एंड जो भी आपका आंसर आएगा आप वेट इनटू ये फॉर्मूला करेंगे, तो आपका आएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये आपका आएगा फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट एंड एक्स अमाउंट, एंड इनका एडिशन, ये जो आंसर है ना, ये आपका होता है के ओ, दैट इज कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। तो आपका एंड गोल यही है। इसके हिसाब से हमने इक्विटी का देख लिया कि अपने को कैसे कैलकुलेट करना है। देर आर 4 मेथड्स। अब आइए नेक्स्ट कहानी कहानी में आगे बढ़ते एंड हम जाएंगे अभी प्रेफरेंस शेयर के पास। अब आइए प्रेफरेंस शेयर के पास जाते है ना। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के पास जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज समझानी है यहाँ पे। ये देखो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटता है, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटा है तो ऑपरेशनल प्रॉफिट आता है आपका। देन आपको मिल जाता है इंटरेस्ट हटाने के बाद ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स हटाएंगे आपको मिलेगा ईईटी, ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड हटाएंगे आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, एंड आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे आपको मिल जाता है ईपीएस। तो मुझे ये दिखता है कि टैक्स हटने के बाद मैं पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करता हूँ, तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, ये पोस्ट टैक्स है। तो मान लो अगर ईबीटी मेरा 2000 है, एंड मान लो से फॉर एग्जांपल टैक्स गया है मेरा 200 रुपए 10%, तो 1800 रुपए पे मैं दे रहा हूँ 200 रुपए का डिविडेंड। पर अगर मान लो ये मेरा 2000 से 5000 हो गया, एंड ये टैक्स आएगा मेरा 500 रुपए, ये आएगा मेरा 4500 रुपए। पर यहाँ पे ये जो है ना, ये देखो ना, ये तो मेरा यही रह रहा है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड में कोई चेंजेस नहीं आते। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये मैं 200 का 400 करूं, तो यहाँ पे इसके वजह से मेरे टैक्सेस में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये होता है मेरा पोस्ट टैक्स, यानी कि टैक्स हटने के बाद मैं प्रेफरेंस डिविडेंड दे देता हूँ। इसलिए मैं प्रेफरेंस डिविडेंड में 1 - T नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई टैक्स शील्ड नहीं लगा के दे रहा है, इसके वजह से मेरा टैक्स नहीं बच रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये पीएनएल का डेबिट आइटम नहीं है जो आपका टैक्स बचा दे। ये आपको आफ्टर गिविंग टैक्सेस यू पे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आइए हम प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक होता है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है आपका इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल मतलब क्या, कि कंपनी इसको रीपे करेगा, तो एक हो गया आपका रीपेबल वैल्यू, एंड एक वैल्यू जो कंपनी को मिलेगा, एंड एक होता है आपका व्हाट वी से इरिडीमेबल में, कि आपको सिर्फ मिल रहा है पर आप इस पे कुछ ना कुछ तो देंगे, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे भी दूंगा एंड प्रेफरेंस डिविडेंड में यहाँ पे भी दूंगा। अब आइए हम फॉर्मूला को लॉजिकली डिराइव कर लेते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करता हूं मैं, पहले इरिडीमेबल की बात करता हूं। तो मैं इसका पैसा नहीं देने वाला हूं, मतलब मेरे पास नेट प्रोसीड्स हाथ में कितना पैसा आया ये आने वाला है। देन मैं इस पे दूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसका कॉस्ट निकालना है, तो मुझे करना पड़ेगा एक्सपेंसेस अपॉन बेनिफिट। तो मेरा फॉर्मूला हो गया पीडी अपॉन एनपी इंटू 100 परसेंटेज के लिए।
पर अगर रिडीमेबल है तो मैं कुछ पे करूंगा, तो एक हो गया मेरा रीपेबल वैल्यू, एक हो गया कि मेरे हाथ में कितना पैसा आया, एक है कि मुझे कितना खर्चा लगा, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड एक है कि मैं कितने सालों में ये पैसा पे करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये समझना कि इसका फॉर्मूला क्या है, देखो ऊपर लेना है मुझे एक्सपेंसेस, तो खर्चा क्या क्या हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड का एक खर्चा है मेरे पास, प्लस मुझे करना पड़ेगा कि मैं अधिक कितना दे रहा हूँ, तो आरवी माइनस एनपी पर मैं कितने सालों में दे रहा हूँ मुझे, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपॉन करना पड़ेगा मुझे आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। तो यहाँ पे इसी के साथ रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की हम बात कर रहे हैं। आइए इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेंगे, ये रिवीजन लेक्चर है, अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जो लेक्चर्स देख रहे हैं ना, थंबनेल में मैंने दिया है कि कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर किया है, तो उस हिसाब से आप रेफर कर सकते हो। प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करता हूं मैं, कहाँ पे गया रे मेरा, हाँ, तो आइए मैं प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करता हूँ। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला है मेरा पीडी अपॉन एनपी, एंड एक यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक XYZ लिमिटेड कंपनी है जो इशू कर रही है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच, तो मेरा डिविडेंड हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड 10 रुपया, कैसे 100 रुपए पे 10% एट 95 रुपीज ईच, पर मेरा एनपी हो गया 95 रुपीज की मेरे आज के डेट पे हाथ में कितना पैसा आया। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना है पीडी अपॉन एनपी, तो यह आएगा 10/95 रुपीज, तो 10 डिवाइडेड बाय 95 दैट इज 10.53 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर एनर्जी लिमिटेड इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एट 100 पर शेयर विथ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 रुपीज एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%, तो मेरे हाथ में कितना पैसा आया सब काट कूट के, तो 100 रुपए में से 3% हटेगा तो 97 रुपीज आएगा, तो इसका कॉस्ट आएगा 12/97, 12 रुपए डिविडेंड अपॉन हाथ में पैसा आया 97, तो इसका कॉस्ट हो गया 12.37%। अब आइए इरिडीमेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करते है ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करते, तो यहाँ पे देखो ऊपर लिया मैंने खर्चा, प्रेफरेंस डिविडेंड का एक खर्चा है, एंड अधिक में कितना पे कर रहा हूँ एक साल में, अपॉन में लेता हूँ इसमें एवरेज बेनिफिट्स। आइए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, XYZ लिमिटेड इशू कर रही है 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच एट 95 रुपीज, तो आपके हाथ में आज 95 रुपीज आएंगे। द कंपनी प्रोपोज टू रिडीम, यानी कि आप रिपे कितना करेंगे, आप करेंगे 100 रुपए, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ एट पार इन्होंने रिपे किया है, तो आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट। अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको निकालना पड़ता है कॉस्ट के लिए एक्सपेंसेस अपॉन बेनिफिट, तो सबसे पहले आप ये मुझे बताए डिटेल में कि आपको खर्चा क्या है, तो मेरा खर्चा है ऊपर न्यूमरेटर में, एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड का, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है मेरा 10 रुपए, प्लस मैं देते वक्त 100 रुपए दे रहा हूं, पर आज हाथ में आए मेरे 95, मतलब मैं 5 रुपए अधिक दे रहा हूं, पर ये मैं 5-10 सालों के बाद दूंगा, यानी कि एक साल में मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 0.20 रुपीज अधिक दे रहा हूँ, डिवाइड बाय मैं करूंगा 100 प्लस 95/2, इसका अर्थ ये होता है कि एवरेज बेनिफिट आपके हाथ में कितने रहे, इसका बहुत डिटेल लॉजिक दिया है मैंने, तो ये फॉर्मूला सॉल्व करते हुए इसका आंसर आ जाता है मेरा 10.77%। तो अपना दो और फॉर्मूलाज हो गया, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड का, एक हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर का, यानी कि एक हो गया आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक हो गया आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो अपना आ गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इसमें रिडीमेबल की मैं बात करता हूं, तो ऊपर आएगा मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, मतलब एक साल में मैंने अधिक कितना खर्चा दिया, होल डिवाइडेड बाय मैं करता हूँ एवरेज बेनिफिट। एंड सिमिलर तरीके से अगर मेरा इरिडीमेबल है तो मैं सिर्फ दे रहा हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड नीचे हाथ में कितने पैसे आए, दैट इज माय एंड प्रोसीड्स। अब आइए नेक्स्ट चीज की बात कर लेते, तो अपन ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया है, मेरा ये चार्ट का पेरे ऊपर एकदम ऊपर मैंने बनाया कि हाँ, तो इंटरनल में मेरा इक्विटी शेयर हो जाता है खल्लास, प्रेफरेंस शेयर हो जाता है खल्लास, रिटेन हो जाता है खल्लास, प्रोमोटर फंड्स हो जाता है खल्लास, क्योंकि कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका इंटरनल का ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है। अभी आप आते हो मेन एक्सटर्नल के ब्रैकेट में, तो मेरे पास डिबेंचर से, बॉन्ड से एंड लोन्स का कुछ डेटा अपने टॉपिक में नहीं है, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें करनी है। तो अभी मैं इनकम स्टेटमेंट पे वापस आ जाता हूँ, तो डिबेंचर्स की मैं अगर बात करता हूँ, तो डिबेंचर एक टाइप का आपका लोन होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप 100 रुपए के डिबेंचर इशू करते हो, एंड देन फिर आप 5 साल बाद उसको पे करते हो, तो ये हो गया आपका डिबेंचर।
डिबेंचर में आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर देते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो ऑपरेशनल प्रॉफिट में जो ये जो इंटरेस्ट हट रहा है ना, ये वही इंटरेस्ट है जो मैं डिबेंचर होल्डर्स को पे करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से अब मान लो फॉर एग्जांपल ये मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो ध्यान से समझना, फिर ही आपको लॉजिक बैठेगा इस चीज का। मान लो यहाँ पे आपका ईबीआईटी आ रहा है 20,000 रुपए। ओके, से चलो 2 लाख रुपए आ रहा है। इंटरेस्ट मान लो आपका आ रहा है 20,000 रुपए। तो आपका ईबीटी कितना आया? 1,80,000 रुपीज। मान लो टैक्स इस पे 10% है, तो ये आएगा आपका 18,000 रुपए। पर मान लो आपका ईबीटी है 2 लाख रुपए। और आपने इंटरेस्ट दिया है 40,000 रुपए। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ गया है। तो मेरा ईबीटी कितना आएगा रे? ईबीटी ईबीटी मेरा आएगा 1,60,000 रुपए। और टैक्स इस पे 10% आएगा 16,000 रुपए। तो अगर मैं एक चीज यहाँ पे देखता हूं, तो मेरा टैक्स हो गया 18,000 से 16,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, तो इंटरेस्ट आता है मेरा डेबिट में, जिसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट हो जाता है कम, एंड जिसकी वजह से टैक्स हो जाता है कम। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जैसा मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है ना, मेरा टैक्स भी कम हो रहा है। तो मतलब इंटरेस्ट की वजह से मेरा टैक्स बच जाता है, तो आपको मिलती टैक्स शील्ड। तो आपको अभी कंप्यूट करना है डिबेंचर का कॉस्ट। अभी हम निकाल रहे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो आपका एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर, एक होता है आपका इरिडीमेबल डिबेंचर। अब रिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या? एक होगी आपकी रीपेएबल वैल्यू, दैट इज रिडम्पशन वैल्यू। एक होगा आपका हाथ में कितना पैसा आया सब काट कुट के, एंड एक आप इस पे फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो। पर इरिडीमेबल में आपका रिडम्पशन वैल्यू तो नहीं होगा, क्योंकि आप रीपे नहीं कर रहे हो। पर आपके हाथ में कितना पैसा आया सब काट कुट के, एंड आप दे रहे हो एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं पहले रिडीमेबल शेयर्स की निकाल लेता हूं। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का अगर मैं निकालता हूं, तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट के लिए लेना पड़ता है ऊपर एक्सपेंसेस, नीचे लेना पड़ता है बेनिफिट। ओके, अब आइए बात करते। खर्चा क्या क्या है मेरा ऊपर न्यूमरेटर में? डिबेंचर का मैं इनको देगा फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, प्लस मैं एडिशनल एक साल में कितना दे रहा हूं, तो दैट इज आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। पहले से फॉर्मूला समझ लेना, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। अपॉन मुझे नीचे डिनोमिनेटर में लेना है बेनिफिट। तो मैं एवरेज बेनिफिट कितना ले पाया हूं इन एन ईयर्स में, इनटू मुझे करना पड़ेगा 1 - टी। ठीक है, इनटू मुझे करना पड़ेगा 1 - टी। अब इसमें भी दो अजम्पशंस होते हैं एक्चुअली, मैं आपको ये क्वेश्चंस के साथ ही दिखाता हूँ। तो आइए मैं इसको क्वेश्चंस के साथ ही करा देता हूँ। मेरा माइक चल रहा है? यस, चल रहा है। तो अगर मैं केडी की बात करता हूँ, ओके, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स थोड़ा सा आपका बड़ा चीज होने वाला है। तो हम पहले रिडीमेबल डिवेंचर्स पे थे, एंड रिडीमेबल डिवेंचर्स पे आइए हम पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं डायरेक्ट। एक कंपनी है बेटा जो इशू कर रही 10,000, मतलब क्वांटिटी दे रखा है 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओ, तो आपको पैसा आ रहा है प्रीमियम में। तो 110 रुपया हो गया मेरा नेट प्रोसीड्स, हाथ में कितना पैसा आया। ऑन 1/4/2023 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2028, यानी कि 5 सालों के लिए मैंने लिया है सिंपल तरीके से। रिडम्पशन विल बी मैच्योर्ड एट पार। ओके, तो रिडम्पशन वैल्यू हो गई मेरी 100 रुपए। तो मेरा इस केस में आरवी एनपी से कम है, मतलब रीपेबल वैल्यू कम है, पैसे आ रहे ज्यादा। आपको टैक्स रेट दे रखा है 0.35, आपको कॉस्ट निकालना है। तो आइए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा हुआ मैंने यही लिया। आप, मेरा फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट अब प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। मेरे साथ इंटरप्रिटेशन बोलते रहना, मैं जो भी बुलवा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं 10 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं, प्लस में अधिक कितना पैसा दे रहा हूं इन 5 सालों में। तो यहाँ पे आरवी रीपे रीपे करूंगा मैं 95 रुपीज, माइनस करूंगा मैं 95 क्यों लिया मैंने? 100 रुपए माइनस करूंगा मैं 110 रुपए 5 साल में। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है पता है? क्या ये आंसर आ रहा है आपका 100 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 5। तो आप -2, यानी कि 10 रुपया आपका खर्चा हो गया इंटरेस्ट का।
प्लस आपका ये हो गया -2 क्योंकि आपका बेनिफिट है इसलिए माइनस में आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय नीचे एवरेज बेनिफिट कितना आ रहा है मेरा, तो आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 करूंगा तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8 रुपया। नीचे में करूंगा आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 तो इसका आंसर आ जाता है 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 105। तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 दैट इज 7.619% पर 7.619% तो ये हो गया प्री टैक्स इंटू में करूंगा 1 माइनस टी मान लो 0.65 तो इसका आंसर आ जाएगा 4.95। अब ये जो आंसर है ना मैंने यहाँ पे क्या किया है पता है क्या, मैंने इसको वोल को 1 माइनस टैक्स लगाया, यानी कि जब आप इंटरेस्ट को प्लस एडिशनल पैसा कितना दिया उस पे टैक्स कंसीडर करते हो ना तो आपको क्या मिलता है पता है क्या, कि आपको पूरा टैक्स शील्ड मिल जाता है। पर अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट पे ही टैक्स शील्ड है प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन इस पे टैक्स शील्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूं, होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 इसका आंसर निकाल के दिखाना बेटा। मेरा इंटरेस्ट है 10 रुपया एंड ये आएगा मेरा 0.35, ठीक है 0.65 आएगा 1 माइनस टी प्लस अधिक मेरा आंसर कितना आ रहा था -2 तो ये बेनिफिट हो गया तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 10 इंटू 6 पॉइंट यानी कि 6.5 रुपया प्लस -2 यानी कि 4.5 अपॉन 105 इंटू 100 तो यहाँ पे आ रहा है आंसर मेरा 4.28%। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हटके क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर क्या हो रहा है आपका आरवी माइनस एनपी अपॉन एन ये आपका एक्चुअल में बेनिफिट आ रहा है, इसलिए जब आप होल इस पे टैक्स ले रहे हो ना पूरा इस पे सेक्शन 54 के हिसाब से कि आपका प्रीमियम भी आप टैक्स शील्ड कर रहे हो, यहाँ पे आपका एक्चुअली में ना आंसर बढ़ गया है। एक्चुअल में क्या होता है पता है क्या, आपका आंसर घटना चाहिए, मतलब क्या एक क्वेश्चन है क्या मेरे पास, चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको डिफरेंस समझेगा, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लेना चाहता हूँ। 10% डिबेंचर से तो आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया 10%, 100 रुपए है आपका एट पार तो आपका नेट प्रोसीड्स हो गया 100 रुपए एंड आपका डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया से 10 रुपए ऑन 1/4/2018 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2028 एट पार। अच्छा, द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेट एज एट ये वाला क्वेश्चन क्या है पता है क्या, ये देखो ये क्वेश्चन क्या है कि आपने 1/4/2018 में शेयर को खरीदा है, 1/4/28 को आप डिबेंचर्स इशू करे थे, रिडीम आप यहाँ पे कर रहे हो पर वो कॉस्ट आपको यहाँ पे पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे 5 सालों का डेटा देखना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस इज नथिंग बट माय नेट प्रोसीड्स इन दिस केस जो 80 रुपए है, ओके मेरा टैक्स है 0.35, अच्छा एंड मेरा इंटरेस्ट कितना है रे 10 रुपए है, ओके अब मुझे निकालना पड़ेगा रिडम्पशन वैल्यू कितना है, आरबी कितना देने वाला हूँ मैं 100 रुपए देने वाला हूँ। तो आइए पहले ऊपर के एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट का खर्चा मेरा है 10 रुपए पर इस पे लग जाएगा टैक्स, तो टैक्स बचा देगा तो मेरा 6.5 रुपया हो गया इंटरेस्ट का खर्चा, प्लस अधिक में कितना दे रहा हूँ 100 रुपए में देगा यानी कि 20 रुपए में 5 सालों में दे रहा हूँ, यानी कि मैं एक साल में कितने रुपए दे रहा हूँ 4 रुपए दे रहा हूँ, अपॉन करूंगा मैं आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 तो एवरेज मेरे हाथ में कितना रहा है 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90, तो 10.5 डिवाइडेड बाय 90 दैट इज 11.66% आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा यहाँ पे ये जो है ओके तो 11.66%, यहाँ पे मैंने सिर्फ इंटरेस्ट को ही टैक्स शीट लगाई इसलिए मेरा आंसर चेंज हो गया। पर यहाँ पे इधर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आरबी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है मेरा 10 रुपया प्लस मैं कर रहा हूँ आरबी माइनस एनपी अपॉन एन, तो 10 + 4 मेरा हो गया 14 रुपए मेरा हो गया खर्चा, अपॉन यहाँ पे आरबी देखो ये आ गया मेरा 90 रुपीज, ठीक है यहाँ पे 90 रुपीज तो 14 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 मेरा आंसर आएगा 15.55%, इंटू मुझे करना पड़ेगा 1 माइनस टी तो मेरा आंसर आएगा 10.11%। अब यहाँ पे आप डिफरेंस समझ लेना, देखो जब मैंने सिर्फ इंटरेस्ट को टैक्स शील्ड किया तो इसका आंसर आया 11.60, और जब मैंने डिस्काउंट को भी टैक्स शील्ड किया ना तो इसका आंसर आया 10.11।
पर ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरा फिगर इसलिए इंटरचेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे मुझे ऊपर आरवी माइनस एनपी अपॉन एन में बेनिफिट मिल रहा था। तो आपके दो अप्रोचेस है, क्या क्या दो अप्रोचेस है कि आप कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जब निकालते हो रिडीमेबल से, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप रिडम्पशन वैल्यू दे रहे हो। तो हो सकता है कि वो रिडम्पशन वैल्यू आपको जितना हाथ में आज पैसा है उससे ज्यादा है, तो आप उस पर भी टैक्स शील्ड करवा लो। तो यहाँ पे जैसे आइए मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे केडी है, ठीक है, तो केडी है इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन की अधिक कितना पैसा दिया अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन टू। एंड एक अप्रोच हो सकता है कि मैं पूरे इस पे टैक्स शील्ड ले लूं, जब मैं यहाँ पे आउटर में लिखता हूँ तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ पे भी टैक्स शील्ड हुआ, यहाँ पे भी टैक्स शील्ड हुआ। पर मान लो कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैं टैक्स शील्ड यहाँ पे ही ले रहा हूँ, तो ये मेरा टैक्स शील्ड नहीं लेगा, ठीक है, अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन टू। अब आपको ध्यान से ये समझना है, चलो एक नोट भी लिख लो, ठीक है, इफ आरवी माइनस एनपी अपॉन एन पॉजिटिव है, मतलब क्या कि मैं अधिक पैसे दे रहा हूं, तो आपको टैक्स शील्ड दोनों पे लेगे, तो तो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। पर आपका मान लो आरवी माइनस एनपी अपॉन एन का आंसर है निगेटिव, मतलब आप कम पे कर रहे हो तो आपको बेनिफिट आया है, तो आपको टैक्स शील्ड फिर सिर्फ इंटरेस्ट पे ही लेना पड़ेगा, आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा उसका। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी प्रूफ कर लिया, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। बढ़ते अब नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। अब यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर देख लिया रिडीमेबल, तो इरिडीमेबल कैसा आएगा आपका, इरिडीमेबल आप ऊपर क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो, आपको मिलता क्या है, नेट प्रोसीड्स मतलब आपके हाथ में कितना पैसा आया इनटू आप करेंगे 100। पर अरे इंटरेस्ट की वजह से तो टैक्स भी बचा ना, तो इंटरेस्ट से हमें हटा होगा टैक्स शील्ड। तो आपका इसका फॉर्मूला बन जाता है इंटरेस्ट वन माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। तो इसी के साथ मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी समाप्त होता है। ये हमने जो किया ना अभी अप्रोक्सीमेशन मेथड किया, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड भी समाप्त हो जाता है। तो आइए हम सारे क्वेश्चंस भी वापस रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। और चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 साल पहले, ओके 5 years एगो सोना लिमिटेड इशूड 12% इरिडीमेबल डिबेंचर, तो 12% हो गया आपका इंटरेस्ट एट 103 एट 3 रुपीज प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100। तो पार वैल्यू है आपका 100 रुपए। ओके, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज 94। तो अगर आपको एनपी एंड करंट मार्केट प्राइस दोनों दे रखा है तो आपको सीएमपी लेना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स अपॉन आपका आएगा करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसका आंसर, 12/94 इंटू 0.65, आपका आंसर आ जाएगा 8.30%। ओके, आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में ही आपके पास एक तो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन में ये मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको कराया। एक है मेरे पास अप्रोक्सीमेशन मेथड के बाद एक है मेरे पास वाई टू एम यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब यहाँ पे देखो, यील्ड यानी कि पैसा मेरे पास यहाँ पे आया एंड मैच्योर पे पैसा मतलब आउट होएगा। तो यहाँ पे पैसा इन हुआ है एंड मैच्योर पे पैसा बाहर जाएगा। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी क्या देगी, इंटरेस्ट देगी एंड कंपनी एक देगी रीपेएबल वैल्यू। तो आप इस रीपेएबल वैल्यू को एंड इंटरेस्ट को आप लेके आते हो प्रेजेंट वैल्यू पे, दैट इज नथिंग बट योर यील्ड टू मैच्योरिटी। पर आप इसमें क्या करते हो, आप एक ऐसे एनपीवी को ढूंढते हो जहां पे आपका एनपीवी है जीरो। तो ऐसे कौन सा आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा, दैट डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेम रिया वाला अप्रोच है वाईटीएम मतलब। तो यहाँ पे आइए आगे बात करते आपको कैसे करना पड़ता है। आपको सबसे पहले रेलेवेंट कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैश फ्लो कौन सा है। जैसे एनपी मतलब ये क्या हो गया, ये कंपनी के लिए हो गया इनफ्लो की कंपनी के पास पैसा आया, पर इंटरेस्ट हो गया आउटफ्लो का पैसा क्योंकि ये तो बाहर जाने वाला है। एंड आरबी हो गया आउटफ्लो। तो आपको पहले कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पैसा आ रहा है वो पैसा जा रहा है। अब आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा एक रेट गेस करके, पर इसमें एक रेट आपको ऑलरेडी दिया रहेगा तो उसका एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू आएगा एंड देन फिर आपको एक गेस करना पड़ेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, आपको आईआरआर का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मुझे पता है आपको बाउंसर जा रहा है, एक क्वेश्चन कर ही लेते इसके वजह से।
एक कंपनी है जिसने इशू करे 10,000 डिबेंचर्स 10% डिबेंचर से, तो आपका इंटरेस्ट हो गया 10 रुपए, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2028, तो 5 साल का दिख रहा है मुझे। कंपनी को जानना है कि उसका आज का डेट का मार्केट प्राइस, अच्छा कॉस्ट क्या है अगर इसकी मार्केट प्राइस है 80, तो करंट मार्केट प्राइस दे रखा है 80 रुपए, तो मेरा एनपी हो गया बेटा 80 रुपए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि मेरा एवरी ईयर इंटरेस्ट जाता रहेगा 10-10 रुपए, एवरी ईयर जाता रहेगा। एंड टैक्स रेट है इसका कितना, 0.35। अच्छा, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखो, ईयर जीरो में मेरे पास 80 रुपए आ रहा है, तो इसका आज के डेट पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अरे ऑलरेडी प्रेजेंट पे ही है। पर यहाँ पे हर साल मेरा 6.5 रुपया जा रहा है। अब बोले कि 6.5 रुपया कैसे आया, 6.5 रुपया कैसे आया, अरे इंटरेस्ट 10 रुपए, पर इंटरेस्ट की वजह से मेरा 35% टैक्स भी बच रहा, तो मैं मेरा कितना खर्चा हुआ, 6.5 रुपीज ही हो गया, समझे। तो 6.5 रुपया आया। अब यहाँ पे एक आपको 10% का जो दे रखा है ना इंटरेस्ट का रेट, वही आपको लेना पड़ता है, उससे गेस करना पड़ता है। तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, तो ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर का ट्रिक यूज करके इसका आंसर आ गया 24.65। एंड 5वें साल पे आपका जा रहा है 100 रुपए, तो इसका आंसर आ गया आपका 62.10। तो इसका आंसर आएगा आपका +6.74। तो यहाँ पे जो आपकी नंबर टाइमलाइन है, यहाँ पे राइट साइड में आपके होते पॉजिटिव फिगर, लेफ्ट साइड में आपके होते हैं नेगेटिव फिगर्स। तो आपका 10% पे आंसर है बेटा 6.74। तो आपको क्या करना पड़ता है मैथमेटिकली, यानी कि आपको जीरो पे आना है, मतलब अर्थात आपको पीछे जाना है। अगर आपको वैल्यू, नेट वैल्यू को कम करना है, तो आपको परसेंटेज बढ़ाना है। ये मैंने मैथमेटिकली सिखाया था कैसे। मान लो अगर 100 रुपए और एक 10% है, एक 12% है, यानी कि 10 रुपए 12 रुपए, तो आप बोलेगे अरे परसेंट बढ़ा है तो वैल्यू बढ़ा। पर नेट वैल्यू यहाँ पे 90, यहाँ पे 84 रुपीज है, तो अर्थात सॉरी 88 रुपीज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका नेट वैल्यू कम हो गया, तो परसेंटेज बढ़ा तो नेट वैल्यू हो जाएगा आपका कम। तो मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है नेट वैल्यू से, तो मुझे परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक 18% का कंसीडर करा है। अब यहाँ पे उसका क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालेंगे आप कैलकुलेटर के ट्रिक से, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा -8.51। प्रैक्टिस करा चुका हूं मैं फास्ट ट्रैक लेक्चर में, इसलिए मैं अब यहाँ पे नहीं करा सकता। तो अब यहाँ पे आपको पीछे जाना था, पर आपको ज्यादा ही पीछे चले गए, तो आपको निकालना पड़ता है IRR। अब IRR का फॉर्मूला ध्यान से देख लेना। अब IRR मतलब क्या, एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे आपका एनपीवी है जीरो। तो आपको पहले करना पड़ता है लोअर लोअर लोअर, तो एनपीवी ऑफ लोअर, ओके, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर अपॉन एनपीवी ऑफ लोअर माइनस एनपीवी ऑफ हायर इनटू हायर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि लोअर लोअर लोअर, हायर हायर। तो आपका लोअर का रेट क्या है बेटा, लोअर का रेट है 10%, प्लस मुझे करना पड़ेगा एनपीवी ऑफ एल। एनपीवी ऑफ एल कितना आया मेरा 6.74, नीचे 6.74 माइनस ये फॉर्मूला में है, तो इसको मुझे माइनस लिखना पड़ेगा 8.51। एंड आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए कि आपका आंसर कुछ इन दोनों में ही लाई करेगा, यानी कि 10 और 18 के बीच में ही आपका आंसर आना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे इंटू एच करूंगा, एच क्या है 18, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आना चाहिए 12.220%। एंड यही 12.220% को जब मैं ऐसे आपको प्रूफ करके दिखाया, तो एनपीवी आपका आ रहा है जीरो, समझे। आइए अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, पर अब तक का डेटा मैं यहाँ पे अपडेट कर दूं। हम फॉर्मूला शीट भी बना रहे ना साथ में, तो फॉर्मूला शीट में अगर अपडेट कर देता हूँ, तो मैंने केपी केडी को कंप्लीट किया था। अच्छा, केडी में मैंने इरिडीमेबल नहीं लिखा है, तो इरिडीमेबल केडी आप थोड़ा अच्छे से लिखना। तो इरिडीमेबल केडी में दे रहा हूँ इंटरेस्ट अपॉन आ रहा है मेरा P0 ए, P0 नहीं आएगा, एनपी नेट प्रोसीड साथ में कितना पैसा है, या फिर करंट मार्केट प्राइस, एंड इंटरेस्ट में से हटा होगा 1 माइनस टी इंटू 100, तो आ जाएगा मेरा इरिडीमेबल डिबेंचर का कॉस्ट। अब यहाँ पे एक है मेरे पास एल टू मैच्योरिटी, मतलब मैं क्या करता हूँ बेसिकली मेरे आउटफ्लोस को, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आता हूँ एंड इनफ्लो से माइनस करता हूँ, तो इसका एनपीवी आना चाहिए जीरो। तो इसके लिए ऐसा कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जहां पे मेरा एनपीवी आ रहा है जीरो,
और वही डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आप कर रहे हो बेटा आईआरआर के फॉर्मूला से। आईआरआर इज नथिंग पर लोअर लोअर लोअर, तो लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर अपॉन एनपीवी ऑफ लोअर माइनस एनपीवी ऑफ हायर इनटू हायर का रेट। आई होप अभी आपको ये चीजें क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैंने कवर करा दिया है ऑलमोस्ट, यहाँ पे कैसे कवर करा दिया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यही क्वेश्चन है वो, एंड यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन है, वन डे बिफोर एग्जामिनेशन करके जाना। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, आईडीपी बैंक है जिसने जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स इशू करे, फेस वैल्यू जिसकी 1 लाख रुपए, इशू करे थे 2500 रुपए में, तो यानी कि रीपेएबल वैल्यू इसकी 1 लाख हो गई एंड एनपी हो गया इसका 2500 रुपए एंड रीपेएबल आफ्टर 25 ईयर्स। तो आपको निकालना पड़ता है आय, तो आय कैसे निकालेंगे, सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आय रेस टू एन। मतलब देखो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में क्या है आपका 1 लाख रुपए आप देंगे, आज मेरे पास 2500 रुपए आए, 1 प्लस आय नहीं है मेरे पास पर मुझे एन निकालना है, एन है मेरा 25। अब बच्चे गलती क्या करते पता है क्या, वो ये वर्ड पढ़ते जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, उनको लगता है ये तो 0% है, नहीं 0% नहीं होता ये। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो रूट वाला ट्रिक लेना पड़ेगा, तो 1 लाख अपॉन 2500 इसका आंसर आएगा 40। तो आपका ये जो आंसर आ रहा है फाइनल आंसर में यही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 25th रूट ऑफ 40 आपको कैलकुलेटर ट्रिक से निकालना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेटर ट्रिक से, वही वो आंसर मैंने प्रेस कर लिया 40, फिर रूट बटन 12 बार दबाऊंगा, -1 करूंगा, डिवाइड बाय 25 करूंगा, +1 करूंगा, इनटू इक्वल टू बटन 12 बार प्रेस करेंगे एंड -1 करेंगे इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाना चाहिए 15.89%। मैंने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी इस पे, इसलिए मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ये रिवीजन है ना। तो आइए हम नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो अपन ने एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या क्या देखा, एक था आपका डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में आपका है रिडीमेबल इरिडीमेबल, इसमें 3 मेथड है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो वो एक फॉर्मूला देख लिया, एक इल्ड टू मैच्योरिटी देख लिया एंड आपका एक आय का कैलकुलेशन है। अब बॉन्ड्स की बात करते तो क्या होता है, आप बॉन्ड्स को एक इक्वल वैल्यू पे रीपे करते रहते हो। तो ये देखिए हम एक क्वेश्चन कर लेते, आरबीएमएल इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5 ईयर बॉन्ड, 5 साल का बॉन्ड ये बेचने जा रहे 5,000 रुपए का 8% पे। तो आप बॉन्ड पे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 400 रुपए, पर 400 रुपए आपका इंटरेस्ट बोलना गलत है, क्योंकि आप हर साल इक्वल कुछ ना कुछ तो भी पे कर रहे होते हो। जैसे रिडम्पशन वैल्यू में क्या होता है कि आप 5 साल के बाद डायरेक्टली पे करने वाले हो, पर अमोर्टाइजेशन में आप एवरी ईयर कुछ ना कुछ रीपे कर रहे हो। बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ, यानी कि ये जो 5 सालों में 5 साल यानी कि 1,000 एक साल में देगा। कैलकुलेट द बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू इफ यू एक्सपेक्ट अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 6%, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% हो गया। तो प्रिंसिपल है 5,000 का, 1,000 मैंने दे दिया तो 4,000 रहेगा, तो इंटरेस्ट आएगा मेरा कितना बेटा 400 रुपए, क्योंकि पहले साल तो पूरे 5,000 पे इंटरेस्ट आएगा, पर 1,000 देने के बाद अब मेरे पास इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर पे लग जाएगा। सिमिलरली इस पे राइट, देन ये आएगा मेरा पहले इंटरेस्ट का कॉलम, ये कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे टोटल कितना देना है, तो यहाँ पे मैं 1,000 तो दे रहा हूँ प्लस मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये अगर आपने कभी लोन लिए रहेगा ना, लोन का भी आपका ऐसे ही रहता है, सेम स्ट्रक्चर। तो ये आएगा आपका टोटल पे 1,400 रुपए, 1,320 रुपए, 1,240, 1,160 एंड 1,080। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर में यूज करूंगा कैसे, 1.1 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल टू पहले साल का, इक्वल टू दूसरे साल का, इक्वल टू तीसरे साल का, इक्वल टू चौथे साल का, इक्वल टू 5वें साल का। अब यहाँ पे मेमोरी प्लस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना आउटफ्लो का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो एम प्लस वाली ट्रिक यूज नहीं करेगी, यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर वोंट वर्क एज द आउटफ्लो इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 5262.62। तो आपको यही यही पूछा था कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो प्रेजेंट वैल्यू है 5262.62। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस पेज भी दे रखी थी कि आपको ईयर 1 2 3 4 5, देखो 5,000 का मैंने बॉन्ड लिया है, पहले साल के एंड पे मैं कितना अमोर्टाइज करूंगा, 1,000 अमोर्टाइज करूंगा, तो बैलेंस रह जाएगा ईयर एंड पे 400, पर पूरे साल पे तो इंटरेस्ट लग जाएगा ना, तो 5,000 इंटू 8%, तो ये आएगा 400 रुपए।
तो टोटल मुझे कितना पे करना है ईयर एंड पे 1000 प्लस 400 दैट इज 1400 रुपए। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर लेना। अब नेक्स्ट ईयर भाई 4000 बचा है, तो अमोर्टाइज में ईयर एंड पे करूंगा 1000, 3000 रह जाएगा ईयर एंड का बैलेंस, पर 4000 पे आएगा इंटरेस्ट 8% से हिसाब से, सो 4 4 जा 16 दैट इज 160। ठीक है, तो इसी के हिसाब से, अच्छा 4 8 जा 320, 8% है। तो इसी के हिसाब से आपका इस कंसेप्ट में कुछ नहीं है, पर बॉन्ड्स के कंसेप्ट में आपको ये समझना है कि अगर वो अमोर्टाइज हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट लॉजिकली चेंज होते रहेगा, है ना। तो इसी के साथ हमने फिर ये चैप्टर में सब कुछ कर रखा है। एक है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, चलिए इसका भी आपको क्वेश्चन करा ही देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। एक कंपनी जो इशू कर रही है 10,000 डिबेंचर्स 15% यानी कि इंटरेस्ट रेट है आपका 15% ऑफ 100 रुपीज ईच विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना कोई भी क्वेश्चन में। तो एन हो गया मेरा 5, आपका फेस वैल्यू हो गया 100 रुपए, शायद एनपीवी आपका 100 रुपए। एट मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:10। मतलब आपको 10 शेयर मिलेंगे एक डिबेंचर के बदले। आपका करंट मार्केट प्राइस दे रखा है इक्विटी का 12 रुपए, एंड आपका ग्रोथ रेट है 5% पर एनम। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ता है पता है क्या, आपको रिडम्पशन वैल्यू निकालना पड़ता है, क्यों यहाँ पे आरवी मिसिंग है ना, आरवी नहीं है। तो आरवी कैसे आएगा, आपका कैश वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या है, तो एक मेरे को दे रखा है 100 रुपए जो एट पार है, हो सकता है कि मैं एट पार इशू करूँ तो ये आएगा 100 रुपए। पर एक मेरे पास दे रखा है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो 10 शेयर मिलेंगे एक डिबेंचर होल्डर को, तो यानी कि 120 रुपए मिलेंगे। पर ये 120 रुपए 5 साल बाद मिलेंगे, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू को मुझे फ्यूचर वैल्यू पे लेके आना पड़ता है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं, 1.05 इंटू इक्वल टू, ठीक है, इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, एंड ये जो फिफ्थ ईयर का फैक्टर है इंटू मुझे करना पड़ेगा 120, तो मेरा आंसर आएगा 153.12 रुपीज। तो हाइयर ऑफ 100 एंड 153.12 इज 153.12। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे पास आरबी निकल चुका है, तो फॉर्मूला में आरवी डाल दूंगा, एनपी डाल दूंगा, एन डाल दूंगा, तो मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर दैट इज 13.625%। तो इसी के साथ हमने ये वाली चीज जो है ना अब कंप्लीट कर दिए, यानी कि अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हर एक फॉर्मूला रिवाइज हो चुका है। मैंने सारे क्वेश्चंस भी करा दिए। वैक में आप कुछ नहीं करते हो, जो आपके इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते हैं ना वही खाली आप सॉल्व करते हो। हाँ, एक एक इम्पोर्टेंट चीज छूट रही है मेरे पास, देखो, हाँ चलो अच्छा हुआ याद आ गया। देखो वेटेड एवरेज में क्या है कि आप लेते हो सोर्स, ठीक है, आप लेते हो वैल्यू, ठीक है, आप उसका निकालते हो वेट की उसका प्रोपोर्शन कितना है, देन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ये आपको फॉर्मूला से आता है जो आप इंडिविजुअल सीखते हो, एंड आपको आता है वैक वैक। ओके, अब यहाँ पे पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, पैसे इक्विटी से आ रहे हैं, पैसे डिबेंचर से आ रहे हैं, पैसे प्रेफरेंस से आ रहे हैं, एंड पैसे रिटेन्ड अर्निंग से आ रहे हैं। अब यहाँ पे दो अप्रोच है, एक है आपका बुक वैल्यू का अप्रोच। अगर बुक वैल्यू का अप्रोच है तो आपको ये एज इट इज सब लेना है जो आपको गिवन रहेगा। मान लो ये गिवन है 5 लाख रुपए, ओके, ये आपका गिवन है 2 लाख रुपए इन द क्वेश्चन, ये गिवन है आपका 3 लाख रुपए इन द क्वेश्चन, ये गिवन है आपका 5 लाख रुपए इन द क्वेश्चन। पर अगर आपको मार्केट वैल्यू बोला है ना, तो आपको इसका क्वांटिटी इनटू मार्केट प्राइस, इसका क्वांटिटी इनटू मार्केट प्राइस, इसका क्वांटिटी इनटू मार्केट प्राइस, एंड आपका रिटेन्ड अर्निंग्स मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं आता है। तो मार्केट वैल्यू अगर आप ले रहे हो तो आप क्वांटिटी इनटू मार्केट प्राइस करेंगे एंड रिटेन अर्निंग्स को करेंगे इग्नोर, है ना। इसी के साथ मैंने क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व कराया था आपको, कहाँ पे गया मेरा क्वेश्चन। ये देखो मार्केट वैल्यू रेट है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, देर आर 50,000, 50,000 इक्विटी शेयर है ऑफ 10 रुपीज इच, तो इसका आंसर आना चाहिए था 5 लाख, पर 5 लाख नहीं आ रहा है, 6,25,000 आ रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट वैल्यू 50 है, तो मैं 5 लाख इंटू 50 करता हूँ तो ये आता है मेरा 6,25,000 एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 15 लाख रुपीज। तो यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि एक्चुअली आपका ये नहीं आना चाहिए आंसर, क्योंकि आपका मार्केट वैल्यू में आप रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं लेते हो।
तो इसी के साथ दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है पूरा मैं रिवाइज करा चुका हूँ, सारे फॉर्मूलाज हमने बहुत एक ऊपर-ऊपर से अच्छे से रिवाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फाइनल रहेगा एंड मैं एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करना चाहूँगा लिवरेज का। इसमें जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई बचे लास्ट वाले वो सारे डेली कवर हो जाएँगे, यानी कि 1-2 वीडियोज़ में वो सारे कवर हो जाएँगे। तो आप बने रहिएगा इस सीरीज़ के साथ, पूरा डिटेल में हम एफएम करेंगे।